रेफ्यूजी क्लेम बेसिकली है क्या, कैसे फाइल कर सकते हैं? आपके साथ जुल्म का सलूक किया जाता है और आपकी प्रोसिक्यूशन की जाती है, तो आप अपने मुल्क से भागकर किसी ऐसे मुल्क में आते हैं जो कि रेफ्यूजीज को सियासी बना देता है। पिछले दिनों में कनाडा में और पूरी दुनिया में खबर बहुत ज्यादा आपकी तरफ फैल गई कि जी स्टूडेंट को यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ये एक तरह से मायूसी या अफवाह है। तो क्या वो अभी भी रेफ्यूजी क्लेम डाल सकते हैं? स्टूडेंट उससे इस्तिस्ना नहीं है, स्टूडेंट भी फाइल कर सकते हैं। जो बंदे यहाँ पे आते हैं बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जी हमारी फैमिली कब आएगी, कितने अरसे में हमारा क्लेम होगा और कितने अरसे में हमारी फैमिली आएगी। हमारे पास इसका जो है कैलगरी का हमारा वेट टाइम बहुत कम है। तो फैमिली डिसीजन होने के बाद कितने टाइम में आती है? अगर आप पॉइंट सिस्टम पर आ रहे हैं तो आपका केस जल्दी डिसाइड करेंगे। अरे सब बहुत ज्यादा जो है वो मैंने अपने पिछले 3 साल में भी देखा है कि हर बंदा अपने जहन में ये एक अजीब किस्म की थ्योरी लेके बैठा हुआ है कि जी रेफ्यूजी क्लेम जो है वो बहुत आसान चीज है और उसकी कोई लोगों को ये नहीं पता इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, कि वो कहाँ से बैठ के हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि रेफ्यूजी क्लेम बेसिकली है क्या और उसको हम कैसे फाइल कर सकते हैं? रेफ्यूजी क्लेम का मकसद ये है कि आप अपने कंट्री ऑफ रेजिडेंस में सियासी वाबस्तगी की वजह से या आपके मजहब की वजह से या आपके नस्ल परस्ती की वजह से या आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से आपके साथ जो है ना जुल्म का का सलूक किया जाता है और आपकी प्रोसिक्यूशन की जाती है। तो आप अपने मुल्क से भागकर किसी ऐसे मुल्क में आते हैं जो कि रेफ्यूजीज को पनाह देता है, सियासी पनाह देता है, और वहाँ पे आके अपना क्लेम दाखिल करते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें ये साबित करना होता है कि वाकई आपका उस पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या उस मजहबी फिरके से या उस गिरोह से ताल्लुक है और आपके ऊपर वाकई इस तरह का आपके साथ बुरा सलूक हुआ या आप जुल्म हुआ या आपकी जान को खतरा है, जिसकी बुनियाद पर आपका असाइलम का क्लेम कनाडा में डाला जाता है। कौन सा ऐसा तरीका है कि कोई क्लाइंट कनाडा पहुंच गया है, चाहे वो जमीनी रास्ते से आया है, चाहे हवाई रास्ते से आया है, चाहे बहरी रास्ते से आया है, जिस तरीके से भी यहाँ पे आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कौंसल की सिलेक्शन की, कि वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट सिलेक्ट करे या लॉयर सिलेक्ट करे। क्या कौन से इंपॉर्टेंट अवामिल है कि वो उस बंदे को डिटरमिन करने में आसानी हो कि ये बंदा मेरे लिए बेस्ट है? देखें, आप अगर कनाडा में आते हैं तो आप सबसे पहले तो आकर ये देखें कि जिसके पास आप जा रहे हैं क्या उनके पास आपको इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड में रिप्रेजेंट करने का लाइसेंस मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ये इमिग्रेशन रेफ्यूजी बोर्ड IRB इसको कहते हैं। लाइसेंस के अलावा जो सबसे अहम चीज है, आप उन साहब से मिलिए, आप बात कीजिए, आप देखें कि क्या जिस कंट्री से आप आ रहे हैं क्या वो उसके कल्चर को समझते हैं। मेरा पाकिस्तान से जैसे ताल्लुक है तो उसके बारे में सियासी तौर पर कौन सी सियासी जमात है जो ज़ेर अताब है, या किस तरह के मजहबी गिरोह से आप ताल्लुक रखते हैं जिसकी प्रोसिक्यूशन होती है। तो आप उनका बैकग्राउंड नॉलेज कितना है वो चेक करें। आप फिर उनकी सक्सेस के रेशो देखें, केसेस चेक करें, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई आदमी आपको सड़क पे मिला और आपने उस पर ट्रस्ट किया और आपने अपना केस उनको थमा दिया। तो ये तो जब आपका केस आगे जाएगा तो फिर उसके लिए आपको आपके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये बुनियादी चीजें हैं, ये बहुत अहम है। आपको अपना काउंसिल चूज करते हुए ये चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। अरे सब सिंपल सवाल ये है कि जब आप कनाडा पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से और आपकी जान को हकीकत में खतरा है, आपके अपने होम ग्राउंड के ऊपर प्रोसिक्यूशन का सामना है और आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, तो कनाडा आने के बाद जब वो कौंसल आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो कितना इजी है इस केस को प्रोसेस करके आगे ले जाना और उसको जीतना? उसमें क्या क्या अवामिल ऐसे हैं कि क्लाइंट को क्या करना पड़ता है और आपको क्या करना पड़ता है? जी, ये इतना आसान नहीं है जितना कि हम आज लोग समझते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आपने जो काउंसिल चूज किया, बेहतर तो होगा कि वो उस कल्चर को, उस लैंग्वेज को, उस सिस्टम को समझता हो, उसको मुकम्मल अबूर हो। क्योंकि देखें, जो मेंबर्स होते हैं या जज होते हैं, उन्होंने जो सवालात करने हैं वो उसकी गहराई को समझता हो, क्योंकि वो उस कल्चर से आया हो। जो उसको पूरी तरह से समझता है वही आपका केस बेहतर तौर पर लड़ सकता है। तो हर सर मैं अक्सर जो है अपने जब YouTube चैनल को देखता हूँ उसके ऊपर सवालात भी होते हैं। लोग एक मिसकंसेप्शन ये है कि वो समझ रहे होते हैं कि जब हमने काउंसिल कर लिया, एक वकील कर लिया, हायर कर लिया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई और उसकी जिम्मेदारी है उस काउंसिल, उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट या वकील की कि वो हमारा केस जीत के दिखाएगा। क्या इसमें आपका कोई अमल दखल होता है इस केस के डिसीजन लेने में अदर देन लीगलिटी? क्या आप किसी को केस जितवा सकते हैं? इसमें 2-3 चीजें होती हैं जो इंतहाई अहम होती है। आपके काउंसिल की काबिलियत
और उनका बैकग्राउंड नॉलेज होना, उनका लाइसेंस होना, ये तो अहम है ही है। लेकिन आप पर भी जिम्मेदारियां होती हैं कि आप क्या साबित कर पाएंगे, क्या आप जब हियरिंग में जाएंगे वहां पे आप उन सवालों का जवाब दे सकेंगे। तो ये भी बहुत अहम चीजें हैं जो कि केस जीतने में जरूरी होती हैं। हारिस साहब, पिछले दिनों में कनाडा में और पूरी दुनिया में एक खबर बहुत ज्यादा आपकी तरफ फैल गई कि जी स्टूडेंट को यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और उनको रिफ्यूजी क्लेम भी अगर वो डालेंगे तो उनका एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या कोई जेन्युइन जो रिफ्यूजी क्लेम डालना चाहते हैं, जिनके वाकई ही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं भी, तो क्या वो अभी भी रिफ्यूजी क्लेम डाल सकते हैं और उनके चांसेस कितने हैं अप्रूव होने के? जी, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। ऐसा है कि पहली तो बात यह कि अभी तक कनाडा ने स्टूडेंट्स को डिपोर्ट नहीं किया है। तो जहां तक रहा सवाल एलिजिबिलिटी का कि आप रिफ्यूजी क्लेम डालने के एलिजिबल या अहल हैं या नहीं हैं, तो उस पर जो बहुत सादा सा उसका जवाब है कि अगर आप कनाडा में किसी भी लीगल तरीके से एंटर हुए हैं, देखें आप स्टडी परमिट पर आए हैं, आप एज अ वर्कर आए हैं, आप एज अ विजिटर आए हैं, आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कनाडा की तरफ से कि आप यहाँ पे अपना रिफ्यूजी क्लेम दाखिल कर सकते हैं अगर आपके साथ किसी तरह की कोई परसिक्यूशन आपके मुल्क में हुई है। तो स्टूडेंट उससे इस्तिस्ना नहीं है, स्टूडेंट भी फाइल कर सकते हैं जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये एक तरह से मायूसी या अफवाह है और मेरे ख्याल में इस पर यकीन नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा हारिस साहब, इसी सवाल को मैं आगे लेके चलता हूं कि वो स्टूडेंट जो यहाँ पे आए थे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे रीजन से, और उस वक्त जब उन्होंने अपने पेपर्स फाइल किए, उसमें कोई ऐसी उन्होंने चीज नहीं वाजे की कि उनको अपनी कोई जान का थ्रेट है, कोई उन्हें मारना चाहता है, कोई इस तरह की चीज जो उस वक्त फाइल करते हुए एप्लीकेशन में नहीं डालते। आपके नॉलेज में आपको बहुत बेहतर पता है कि सवाल होते हैं जब आप कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं। तो इस सूरत में क्या रिजल्ट आएगा जब उस बंदे ने वो सवाल नहीं डाले, उनका जवाब नो में किया हुआ है? देखिए, इसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको बहुत गुंजाइश देती है। आप एक एग्जांपल लें एक आदमी की, उसकी सियासी बुनियादों पर पाकिस्तान में उसके साथ जुल्म हो रहा है, पुलिस मार रही है या हुकूमत उसके खिलाफ है, तो अगर उसको अपनी जान का खतरा है और उसने एप्लीकेशन में अपनी जान के खतरे का जिक्र नहीं किया और यहाँ पर आकर असाइलम क्लेम किया है, तो जाहिर है इसकी गुंजाइश है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये नहीं कहेगी कि आपने क्यों नहीं लिखा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, उसने एक साल गुजारा और साल गुजारने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई कि वहां से उसको रियल में थ्रेट आ गया, तो इस सिचुएशन में वो सेफ है, वो इजीली अप्लाई कर सकता है? जी जी, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। बहुत सी ऐसी सूरत हाल हमारे साथ होती है कि हम अपने मुल्क में जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ पे हमारे साथ कोई परसिक्यूशन या मारपीट होती है, तो हम किसी मुल्क में जाते हैं, तो हमारा इरादा नहीं होता कि हम जाते ही क्लेम करते हैं असाइलम का। हमारे जहन में होता है कि शायद हमारे हालात पीछे ठीक हो जाए या शायद हमें कोई ऐसी सूरत हाल निकले कि मैं वापस जा सकूं। देखिए, अपना देश छोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है, और खासतौर पे जब आप परेशानी के आलम में निकले, तो हो सकता है कि आप पहले 6 महीने 1 साल उन कोशिशों में लगे रहे हालात के बेहतर होने की उम्मीद के साथ, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए और आपके तमाम रास्ते बंद हो गए। तो फिर अगर आप वापस जाएंगे तो जाहिर आपको मार दिया जाएगा ना, क्योंकि जिस इंतजार में आप 1 साल रहे वो अब आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आप उसका केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन फिर दोबारा मैं ये बात दोहराऊंगा कि ये आपके काउंसिल पर डिपेंड करता है कि वो आपके हालात को, आपके मुल्क के हालात को, इन चीज़ों को देखिए किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, देखिए आगे किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये बहुत बहुत अहम चीज़ें हैं। अच्छा, अक्सर सर मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा और सवाल लोग करते हैं, जाहिर है एक जो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट ही उसका सही जवाब दे सकता है कि एक बंदा अमेरिका में मौजूद है और वो अमेरिका से कनाडा जो है वो आना चाहता है और वो रेफ्यूजी क्लेम करना चाहता है। तो पिछले दिनों में हमने सुना कि जी बल्कि इसको काफी टाइम गुजर चुका है कि सिर्फ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट जो कनाडा और अमेरिका के दरमियान है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद क्या गुंजाइश बचती है कि कोई बंदा अगर अब आता है और वो रेफ्यूजी क्लेम यहाँ पे कर सकता है? अब देखिए, मैं इसको आपको वाजे करने के लिए एक मिसाल देता हूँ। एक आदमी को सियासी तौर पे अफगानिस्तान में, इराक में, लेबनान में, जहाँ कहीं भी है, उनके साथ जुल्म हुआ है, मारा जा रहा है उनको, और वो यूएसए में लैंड किए,
तो यूएसए एक सेफ कंट्री है, तो उनको लैंड करते ही इस पे पहले ही यूएसए ही में अपना क्लेम डालना होगा। हाँ, इसकी इस शिक की कुछ एग्जेम्पशन है, कुछ इस्तिस्ना है। अब वो इस्तिस्ना क्या है? आप अगर यूएसए में लैंड करते हैं, आपका कुछ सगा बहन भाई, कजन, वालदैन, आपका कोई और रिश्तेदार जो कि कनाडा में मौजूद है। कनाडा में किस सूरत में मौजूद है कि अगर उनका रेफ्यूजी क्लेम इन प्रोसेस है, अगर वो स्टडी कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे एज अ वर्कर मौजूद है, चाहे वो सिटीजन है, चाहे वो पीआर है, अब किसी भी कंडीशन वो पूरी करते हैं और आपके वो सगे हैं, ब्लड रिलेटेड है, चाहे दूर के हैं, तो आपको इस्तिस्ना हासिल है। आप चाहे यूएसए में लैंड करें, लेकिन आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे यूएसए और कनाडा का, और बॉर्डर के ऊपर जो सीबीएसए कनाडा बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी का एजेंट है, उसको आके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे। वो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि भाई आपका सगा रिश्तेदार ब्लड रिलेटेड कनाडा में मौजूद है, तो वो आपका केस एक्सेप्ट करेंगे और हम फिर उस केस को आगे हैंडल कर लेंगे। इन दिनों में जो अमेरिका में सिचुएशन है, लोगों को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया जा रहा है, तो क्या इस सिचुएशन में भी अगर किसी बंदे के पास अमेरिका का वीजा है और वो लैंड करता है, लेकिन उसको खतरा है कि वो वहां से डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो फिर जो सेफ कंट्री, थर्ड सेफ कंट्री का एग्रीमेंट स्टिल उसके ऊपर इमिटेशन होता है, या उसको फिर भी कोई एग्जेम्पशन है कि अगर वो आ जाता है किसी तरीके बॉर्डर क्रॉस करके और यहाँ पे वो प्रेजेंट कर देता है कि जी नहीं, अमेरिका सेफ नहीं था मेरे लिए, इसलिए मैं कनाडा आ गया, स्टिल उसके चांसेस हैं? हाँ, उसमें फिर है, अगर वो विदाउट बीइंग डिटेक्टेड एंटर होते हैं और एक खास ड्यूरेशन है 15 दिन और उससे ज्यादा का, उसमें यहाँ पे छुपे रहते हैं, तो वो फाइल कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने यहाँ पे रेफ्यूजी क्लेम करना है या जो कर चुका है, कितना टाइम ड्यूरेशन आजकल पूरे कनाडा में है, ताकि जो बंदे यहाँ पे आते हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जी हमारी फैमिली कब आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जी कितने अरसे में हमारा क्लेम होगा और कितने अरसे में हमारी फैमिली आएगी। इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिए। इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का इदारा है, इसके 3 ऑफिसेज हैं। एक वैंकूवर में है, एक क्वेबेक में है, और तीसरा जो है वो ओंटारियो में टोरंटो में है। अब होता ये है कि एक भेड़ चाल होती है, जो भी लोग आ रहे होते हैं, रेफ्यूजी डालना होता है, वो 80% 70% आके टोरंटो और क्यूबिक लैंड करते हैं, और एक इंप्रेशन बना हुआ है कि नहीं वहीं पे जाके रेफ्यूजी केस दायर करें। तो ये जो 3 दफातर मैंने बताए हैं, इसमें सिर्फ 20% 20% केसेस जो होते हैं जो कि वैंकूवर में फाइल होते हैं। तो जिस ऑफिस के पास बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो उनका क्यू बहुत लंबा है, उनका इंतजार बहुत लंबा है। हमारे पास इसका जो है कैलगरी का, हमारा वेट टाइम बहुत कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से बहुत फायदा होता है लोगों को, केस बड़ी जल्दी उनका डिसाइड हो जाता है। तो फैमिली डिसीजन होने के बाद कितने टाइम में आती है, ताकि ये भी नाजरीन को थोड़ा सा पता चल जाए, और वो बेचारे जो फ्रस्ट्रेट बैठे हैं वो क्वेश्चन करते हैं, तो उनको जवाब मिल जाए कि आप कितने अरसे को ज़हन में रखते हुए ये चीज यहाँ पे फाइल करें। जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इकोनॉमिक स्ट्रीम है। अगर आप पॉइंट सिस्टम पर आ रहे हैं तो आपका केस जल्दी डिसाइड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स का आ जाता है, उसके बाद आ जाता है स्पाउसल का। स्पाउसल से मुराद है अगर आपके किसी से शादी हुई है और आप अपनी वाइफ को, या अगर किसी लड़की की शादी हुई है तो वो अपने खावंद को कनाडा ला रहे हैं, तो वो प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी आ जाती है। तो बदकिस्मती से जो रेफ्यूजीज के रिश्तेदार हैं वो लास्ट प्रायोरिटी पर हैं, तो इसका इंतजार थोड़ा सा तवील है जी, उसका वेट करना। मेरा दोस्त अवैस, आप टोरंटो से आपने सवाल किया था और यकीनन आपको जवाब मिल गया होगा कि आपके केस का डिसीजन जब होगा और डिसीजन होने के बाद जो टाइम लगेगा वो उसको जरूर अपने ज़हन में रखें। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इजाजत लेने से पहले आप स्क्रीन के ऊपर हारिस फारूक साहब जो कि रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, कैलगरी में मौजूद हैं, उनके नंबर और ईमेल्स आ रहे हैं, इनसे जरूर रब्ता करें। कनाडा में आने से पहले या कनाडा आ चुके हैं तो जरूरी है कि इनसे जरूर सवाल करें, आपको एक पॉजिटिव जवाब मिलेगा। आपसे इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।